हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। आज का हमारा सेशन है सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा महासंग्राम, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे सामान्य अध्ययन इतिहास के टॉप क्वेश्चंस जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नज़दीक आती गई मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो दोस्तों, यूं ही अपना हौसला बुलंद रखना, एक दिन खुद ब खुद मंजिल आपके पास आ जाएगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। जी हाँ, इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट पतंजलि, बी ऑप्शन है गौतम, सी है जैमिनी, डी है कपिल। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। ठीक है, और आइए चर्चा कर लेते हैं अन्य ऑप्शन पर। सेकेंड नंबर पे है गौतम। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा पतंजलि, जो कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। गौतम है वो न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? गौतम। और जो जैमिनी है वो पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं। पूर्व मीमांसा। कपिल जो हैं वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। और एक चीज़ और, सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन है, तो वो सांख्य दर्शन है, प्राचीन दर्शन है। ठीक है, प्राचीन दर्शन है। ठीक, सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? सांख्य दर्शन। दर्शनों की संख्या कितनी है? 6 है, जिन्हें षड दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें से ये जो है न्याय दर्शन, जो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं वो पतंजलि जी हैं, और न्याय दर्शन के गौतम हो गए हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हो गए हैं, सांख्य दर्शन के जो कि सबसे प्राचीन दर्शन है उसके कपिल हैं, और 2 दर्शन और बचे हैं। एक है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा, इसके प्रतिपादक बदरायण है, जिन्हें व्यास भी कहते हैं। ठीक है, और छठा है, ये 5वां हो गया। और जो छठा है वो वैशेषिक दर्शन है, जिसके प्रतिपादक कणाद हैं। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन जिसके प्रतिपादक कौन है? कणाद हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सत्यमेव जयते वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, सेकंड है षडदर्शन, सी है पुराण, डी है वेद। इसका आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। ठीक है, उपनिषद का मतलब क्या होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मतलब स्क्रीन पे लिखा है, उसका आंसर तो एक मैं तुरंत बता के आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ है ना कि अगर कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा तो आगे आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आप लोग एकदम क्लियर आप लोगों को हो जाएगा कि हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग फोकस करिएगा, रटने के लिए नहीं बल्कि कंसेप्ट क्लियर करने के लिए फोकस करिएगा। ठीक है, मैं कंसेप्ट ही क्लियर करवाऊँगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए, उपनिषद का मतलब क्या होता है? विद्या जो गुरु के समीप एकांत में बैठकर सीखी जाती है, वो उपनिषद कहते हैं उसे। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। 108। ठीक है, इसे उपनिषद को और क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं।
वेदांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वेदों का सर्वोच्च व अंतिम उद्देश्य बतलाते हैं। ठीक है, ये हो गया। और बात कर लेते हैं षडदर्शन की। आपको मैंने बताया कि षडदर्शनों की संख्या 6 है। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने इसको अभी समझाया है, इस पे चर्चा की है। ठीक है, और बात कर लेते हैं पुराण की। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सर्वाधिक प्राचीन कौन सा पुराण है? वो मत्स्य पुराण है। सर्वाधिक प्राचीन कौन सा पुराण है? वो मत्स्य पुराण है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है। जिसमें से विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये मतलब कौन से पुराण किस वंश से संबंधित है। तो 3 पुराण है। जो विष्णु पुराण है वो जो है विष्णु पुराण है, वो जो है मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, और मत्स्य पुराण है जो कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण है, वो आंध्र सातवाहन से संबंधित है। आंध्र सातवाहन से संबंधित है। ठीक है, सातवाहन। और जो थर्ड है वो वायु पुराण है। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? ये गुप्त वंश से संबंधित है। कौन से वंश? गुप्त वंश। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं वेद पर। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और इन्हीं से हमें आर्यों का भारत में आगमन व बसने का पता चलता है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4। कमेंट बॉक्स में कोई बता सकता है वो कौन कौन से वेद हैं? जी हाँ, वेदों की संख्या 4 हैं। इसमें से पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। ठीक है, थोड़ा ऋग्वेद के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ऋग्वेद से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि गायत्री मंत्र जो सूर्य की स्तुति है वो किस वेद में है। तो वो गायत्री मंत्र किस वेद में? ऋग्वेद में है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। मंडलों की संख्या 10 है, और 1028 श्लोक हैं। ऋग्वेद में 1028 श्लोक हैं, और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण दिए गए हैं। किसमें? ऋग्वेद में। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो ये ऋग्वेद की बात हो गई। और बात कर लेते हैं हम अब सामवेद की। इसी में वेद सामवेद सेकंड वेद है। सामवेद, इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। किस वेद को? सामवेद को। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं, तो उसका आंसर राइट आंसर होगा सामवेद। और अब थर्ड वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद, इसमें क्या लिखा है? कर्मकांड। ये कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है। कर्मकांड प्रधान वेद है, और ये गद्य व पद्य दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, गद्य प्लस पद्य में, गद्य पद्य दोनों में लिखा हुआ है यजुर्वेद। ठीक है, और लास्ट वेद की बात करते हैं तो वो फोर्थ वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी, इसलिए इसे अथर्ववेद भी कहते हैं। इसमें जो है पवित्र जादू, रोग निवारण, विवाह व अंधविश्वासों का वर्णन है। जादू टोना, रोग निवारण, यही सब है। ठीक है, इसमें अथर्ववेद में जादू टोना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जादू टोना और अंधविश्वासों का वर्णन किस वेद में है, तो उसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पाकिस्तान। राइट आंसर बताइए इसका। आप लोगों का पेपर बिल्कुल नज़दीक है, तो इसलिए आप लोग पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर पढ़िए, और कंसेप्ट एक हर चीज़ को एकदम क्लियर करिए, क्योंकि जब टाइम एकदम नज़दीक रहता है तो उसमें क्या होता है, नहीं ओवरलैपिंग, हर इतना नॉलेज आप लोग अदर साइड से या फिर अदर बुक से ले लेते हैं कि ओवरलैपिंग होने लगती है। तो वहाँ पर यही बात आती है कि आप लोग कंसेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर होगा और एकदम रिलैक्स मूड से पढ़िएगा, तो फिर एकदम अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम कर लेंगे। और हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है कि 1 अगस्त को आप लोगों का DHO का पेपर है, तो उसमें आप लोग अच्छे से करें और आप लोग जल्दी से सेलेक्ट हों, यही मेरी
बेस्ट विशेस है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, कालीबंगा कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, और गुजरात में क्या है, गुजरात में सुरकोटडा गुजरात में है। धौलावीरा व लोथल भी गुजरात में है। ठीक है, धौलावीरा और लोथल की साइटें गुजरात में है। धौलावीरा और लोथल भी गुजरात में है। ठीक है, लोथल में चावल की खेती और अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं। किसके, चावल की खेती के और अग्निवेदिका के। और सुरकोटडा से घोड़े के कंकाल, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि घोड़े के कंकाल के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं, तो सुरकोटडा से है घोड़े के कंकाल। इससे हमें पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो घोड़े से भी परिचित थे। ठीक है, बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब में रोपड़ है। रोपड़ कहाँ स्थित है, वो पंजाब में। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी साइटें हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। उसमें से पहली साइट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो हड़प्पा है, हड़प्पा। सेकेंड है मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो। हड़प्पा हो गई, मोहनजोदड़ो हो गया, चौहदड़ो भी पाकिस्तान में है और कोट दीजी भी पाकिस्तान में है। हड़प्पा से हमें कौन से साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से हमें मातृ देवी की प्रतिमा मिली हुई है। मोहनजोदाड़ो से कौन से साक्ष्य मिले हुए हैं, मोहनजोदाड़ो से हमें कांसे की नर्तकी मिली हुई है, विशाल स्नानागार मिला हुआ है और पशुपति शिव की प्रतिमा मोहनजोदाड़ो से मिली हुई है। चौहदड़ो से मनके बनाने का कारखाना मिला हुआ है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट है कंसेप्ट जो कि आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। कालीबंगा जो है वहाँ कौन से साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा राजस्थान में, यहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हुए हैं, काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हुई हैं और जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हुए हैं। और यहाँ पर भी अग्निवेदिका के साक्ष्य हैं। कौन सी, काली मिट्टी की चूड़ियाँ, काली मिट्टी की चूड़ियाँ कालीबंगा में है। ठीक है, और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहीं से हैं। और अग्निवेदिका, जुते हुए खेत और अग्निवेदिका के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हुए हैं। और मैंने अभी बताया था कि अग्निवेदिका के साक्ष्य लोथल से भी मिले हुए हैं। ठीक है, तो अग्निवेदिका अगर आ जाएगा तो कालीबंगा और लोथल दोनों से इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा था, इसका आंसर बताइए। हिंडन, सतलज, भोगवा, रावी। एक मिनट, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, ये सिंधु। ठीक है, इसके ऑप्शन है हिंडन, सतलज, भोगवा, रावी, सिंधु। बताइए राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा सिंधु। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा था। ठीक है, और रावी नदी के किनारे कौन सा शहर था, वो हड़प्पा था, हड़प्पा। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे लोथल था। ठीक है, ये एक बंदरगाह था। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे लोथल था जो कि गुजरात में है। ठीक है, और गुजरात में और कौन से हैं, सुरकोटडा और धौलावीरा जो अभी मैंने बताया है। सतलज नदी के किनारे रोपड़ शहर था, ये सिंधु घाटी सभ्यता के शहर हैं। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, मेरठ यूपी में है। ठीक है, आलमगीरपुर यूपी मेरठ। ठीक है, यूपी मेरठ में है। ठीक है, और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो भी है, चौहदड़ो भी है और कोटदीजी, ये तीनों शहर हैं सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। ऑप्शन है हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदाड़ो, सिंध। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा, ए ऑप्शन है। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक साइट या हड़प्पा नामक शहर की जो है खोज की गई।
ये सबसे पुराना शहर था, किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। दयाराम साहनी द्वारा 1921 में। ठीक है, सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, इसका ऑप्शन है अपने नगर नियोजन के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, सी है अपने उद्योगों के लिए, डी है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मूलतः शहरी सभ्यता थी और यहाँ पर जो धर्म था वो प्रमुखता से मातृ देवी की पूजा पर आधारित था। ठीक है, और यहाँ की लिपि है जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, यहाँ की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, और पत्तन नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? वो लोथल था। लोथल, जो कि मैंने अभी बताया है कि भोगवा नदी के किनारे स्थित था, जो कि गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, क्योंकि ये मूलतः शहरी सभ्यता थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। रावी नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम था। ऑप्शन ए शताद्री, विपाशा, वितस्ता, परुसड़ी। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परुसड़ी। परुसड़ी जो है वो ऋग्वैदिक कालीन नाम है किस नदी का? रावी नदी का। शतुद्री जो ऑप्शन ए में है वो ऋग्वैदिक कालीन नाम है सतलज नदी का। जो वर्तमान की सतलज नदी है उसका ऋग्वैदिक कालीन नाम था शतुद्री। और जो विपाशा है वो वर्तमान की जो ब्यास नदी है उसका ऋग्वैदिक कालीन नाम था विपाशा। और जो वितस्था है वो वर्तमान की जो झेलम नदी है, वर्तमान की जो झेलम नदी है उसका नाम था वितस्था। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि ऑप्शन कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। और एक और है जो गंडक नदी थी, जो गंडक नदी है उसका ऋग्वैदिक कालीन क्या नाम था? कोई ऑप्शन, कोई बता सकता है? गंडक नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम था। चलिए ये प्रश्न आपके लिए है, कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दीजिएगा। इसको छोड़ रहे हैं अभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का कानूनदाता कौन माना जाता है था? प्राचीन भारत का कानूनदाता कौन माना जाता था? इसका ऑप्शन है मेगास्थनीज, पाणिनि, कौटिल्य, मनु। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मनु। मनु ने कौन सी स्मृति लिखी है? मनुस्मृति। मनुस्मृति ये प्राचीन भारत का कानूनदाता माना जाता था। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑप्शन ए मेगास्थनीज की। तो मेगास्थनीज ने ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। बात कर लेते हैं पाणिनि की। तो इसने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की थी पाणिनि ने। कौटिल्य, जिसे चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, इसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र ये बुक जो है इसका नाम जरूर अर्थशास्त्र है, लेकिन ये बुक जो है राजनीति ग्रंथ पर आधारित है। ठीक है, राजनीति ग्रंथ से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, सेकंड है धर्मचक्र परिवर्तन, थर्ड है संबोधि, डी है महाभिनिष्क्रमण। बताइए राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑप्शन सी की संबोधि। इसका राइट आंसर क्या होगा? महाभिनिष्क्रमण। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, संबोधि की बात कर लेते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहा गया है संबोधि। ज्ञान प्राप्ति की घटना।
ज्ञान प्राप्ति की घटना कहलाती है संबोधि। और महात्मा बुद्ध को बोध गया या बिहार, जो कि बिहार में स्थित है, निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसको क्या कहते हैं, संबोधि। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना है। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना है धर्मचक्र परिवर्तन। उपदेश देने की घटना क्या है, धर्मचक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा श्रावस्ती में। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। ठीक है। और महात्मा बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं वो पाली भाषा में हैं। किस भाषा में है, पाली भाषा में। ठीक है। और बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, जिसमें लिखा है महापरिनिर्वाण। ये महात्मा बुद्ध के देह त्याग की घटना है। देह त्याग की घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण, जो कि 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध ने देह को त्याग किया था। 483 ईसा पूर्व में। ये जिस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अपनी देह त्याग किया था या महापरिनिर्वाण किया था, उस स्थान का नाम है कुशीनगर। कुशीनगर। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। इसके ऑप्शन है विष्णुगुप्त, कालिदास, विशाखदत्त, मेगस्थनीज। राइट आंसर बताइए आप लोग। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाखदत्त। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस का लेखक है। बात कर लेते हैं विष्णुगुप्त की, जिसे चाणक्य या कौटिल कहते हैं, मैंने अभी बताया है आपको। और इसने किस ग्रंथ की रचना की है, कोई बता सकता है। मैंने भी बताया है, रचना की है अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र की रचना की है, जो कि एक राजनीति का ग्रंथ है। ठीक है। और कालिदास की बात कर लेते हैं, तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम नामक ग्रंथ की रचना की है। कौन कौन से, अभिज्ञान शाकुंतलम, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम और कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम। ठीक है। बात कर लेते हैं विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। बात कर लेते हैं मेगस्थनीज की, तो इसने इंडिका पुस्तक लिखी है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर ने इसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का सेनापति था। जो सेल्यूकस निकेटर था वो सिकंदर का सेनापति था। और जो सिकंदर था वो अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। जो मेगस्थनीज था वो सेनापति था, वो राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर सेनापति था सिकंदर का। सिकंदर का ये था सेनापति। और सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु का ये शिष्य था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था और सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और जिसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। इसका ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, डी है समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा, कहाँ पर, श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला जो कि कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा 297 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपने जीवन को इन्होंने समाप्त कर लिया था। और अंतिम जैन मुनि, इनके जैन मुनि कौन थे, वो भद्रबाहु थे। जैन मुनि जिनसे जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, जैन मुनि थे भद्रबाहु।
जहाँ इन्होंने अंतिम दिन गुजारा था वो कर्नाटक का श्रवणबेलगोला था। ठीक है, श्रवणबेलगोला नामक स्थान थी। बात कर लेते हैं अशोक की। तो आप लोगों को पता होगा 261 में कलिंग ने 261 में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और भीषण नरसंहार किया था और कलिंग को जीत लिया था। और इसी कलिंग के युद्ध में अशोक का जो मन है वो बुद्ध के शरण में चला गया, यानी युद्ध को इन्होंने छोड़ दिया और बुद्ध को अपना लिया। ठीक है, और यहीं पर ये बदल जाते हैं। ठीक है, तो इनका हृदय परिवर्तन कलिंग के युद्ध से होता है 261 में जो कि हुआ था। ठीक है, बात कर लेते हैं बिंदुसार की। तो इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एक बिंबिसार है और ये बिंदुसार है। बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का संस्थापक था, जो सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक, जो कि सबसे शक्तिशाली शासक था। यहाँ पर बिंदुसार हैं। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद राज्य का उत्तराधिकारी बना था। कौन? बिंदुसार। बिंदुसार का लड़का कौन था? बिंदुसार का लड़का था अशोक महान। अशोक महान। ठीक है, और ये अशोक महान पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया था। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है पहला शासक जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया, उसका राइट आंसर होगा अशोक महान। ठीक है, बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त की। तो ये जो समुद्रगुप्त हैं वो इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का एक और नाम है द्वितीय अशोक, इन्हें द्वितीय अशोक भी कहा जाता है और भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड रिपन, जेम्स सिक्की, जेम्स प्रिंसेप, लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप। सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का अवसर मिला था। ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने ही अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक है, अशोक के अभिलेखों की संख्या अशोक के अभिलेख अशोक के अभिलेखों की संख्या 14 है। ठीक है, और अशोक ने अपने बेटे महेंद्र व बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक है, ये आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आइंस्टाइन किसे कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं अश्वु घोष, बी है नागार्जुन, सी है वसुमित्र, डी है चरक। इसका राइट आंसर बताइए, भारतीय आइंस्टाइन किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागार्जुन। नागार्जुन को भारतीय आइंस्टाइन कहते हैं। नागार्जुन दार्शनिक व वैज्ञानिक था। ठीक है, इसका ग्रंथ कौन था? माध्यमिक सूत्र। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र ग्रंथ की रचना की। माध्यमिक सूत्र जिसे सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की? नागार्जुन, जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं, इसीलिए इनको भारतीय आइंस्टीन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, बात कर लेते हैं अश्वु घोष की। तो अश्वु घोष चतुर्थ बौद्ध संगीत का उपाध्यक्ष था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट कौन था? अश्वु घोष। ठीक है, अश्वु घोष की रचना है सूत्रालंकार। बात कर लेते हैं वसुमित्र की। तो जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीत, उसके वाइस प्रेसिडेंट तो मतलब उपाध्यक्ष थे अश्वु घोष, और इसके प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष थे वो यही थे, वसुमित्र। ये प्रेसिडेंट थे। ठीक है, वसुमित्र। इनकी रचना है माध्यमिक सूत्र। इनकी रचना क्या है? माध्यमिक सूत्र।
ओ सॉरी, माध्यमिक सूत्र तो नागार्जुन की रचना है, ये यहाँ मिस्टेक हो गई है। माध्यमिक सूत्र तो नागार्जुन की रचना है जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। सॉरी सॉरी, वसुमित्र की रचना है महाविभाषा शास्त्र। महाविभाषा विभाषा शास्त्र, महाविभाषा शास्त्र, ये बौद्ध धर्म का विश्वकोश, इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहते हैं। वसुमित्र कौन थे? ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष थे। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑप्शन डी चरक की। तो चरक एक चिकित्सा शास्त्री था, इसने चरक संहिता की रचना की थी। चरक संहिता की रचना किसने की थी? तो ये चरक ने की थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? इसके ऑप्शन है ए अश्वघोष, बी नागार्जुन, सी पतंजलि, डी रामानुज। राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। ये वही अश्वघोष है जो चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अभी मैंने बताया। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। ठीक है, और बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण भी कहते हैं। बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण भी कहते हैं। बौद्धों का रामायण किसे कहते हैं? बुद्ध चरित्र को। ठीक है, बात नागार्जुन की बात अभी मैंने की थी, इसे भारतीय आइंस्टीन भी कहते हैं। माध्यमिक सूत्र की इन्होंने रचना की थी। पतंजलि जो है वो योग सूत्र के प्रवर्तक हैं। और रामानुज हैं, वे वेदांत संग्रह के प्रवर्तक हैं। वेदांत संग्रह, ये रामानुज की कृति है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वंश को भारत की संस्कृत में स्वर्ण युग कहा जाता है? किस वंश को भारत की संस्कृत में स्वर्ण युग कहा जाता है? इसके ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश, कुषाण वंश। राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुप्त वंश। गुप्त वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत ही समृद्धशाली जो है वंश था गुप्त वंश, और यहाँ पर प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य चरमोत्कर्ष पर था। और गुप्त काल में यहीं पर नवरत्न थे, इन्हीं के दरबार में गुप्त काल में यहीं पर नवरत्न भी मिलते हैं। और इनकी एक मुद्रा थी स्वर्ण मुद्रा, जिन्हें हम दीनार कहते थे। स्वर्ण मुद्रा को और क्या कहते हैं? दीनार मुद्रा भी कहते थे। ठीक है, और स्वर्ण युग कहने का कारण एक और था क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की गई थी, स्त्री और पुरुष बराबर थे। ठीक है, गुप्त काल ने ही दशमलव प्रणाली की देन दी। दशमलव प्रणाली की देन गुप्त काल से ही हमें मिलती है। ठीक है, अजंता की गुफाओं में जो चित्र बने हैं वो गुप्त काल में ही बने हुए थे। ठीक है, अजंता की गुफाओं में जो चित्र हैं वो गुप्त काल के ही हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं वो मेनली जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें अजंता की गुफाओं में जातक टेल्स है, जातक कथा है, जो कि प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध भगवान से संबंधित है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। जो अजंता की गुफाओं में चित्र हैं वो गुप्त काल के हैं, जबकि अजंता की गुफाएं हैं जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से हैं, जो कि जातक टेल्स बताती हैं या जातक कथा के बारे में बताती हैं। जातक कथा क्या कहती है? प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध भगवान। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑप्शन सी, सॉरी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी। ऑप्शन है समुद्रगुप्त की, बी है चंद्रगुप्त सेकंड की, सी है स्कंदगुप्त, डी अशोक। बताइए, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी, इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त की, आंसर ए। और जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है वो समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने की महत्वपूर्ण एक रचना या साधन है। ठीक है, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने की जो महत्वपूर्ण साधन है वो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड की बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड को इतिहासकार स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन की भी संज्ञा दी है। किसने भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसने दी है? सॉरी, समुद्रगुप्त को, सॉरी,
समुद्रगुप्त को भारतीय इतिहासकार स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। भारतीय नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं नेपोलियन। किस इतिहासकार ने कहा है? इतिहासकार स्मिथ ने कहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑप्शन बी पर, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं, और इनके दरबार में भी नवरत्न थे, जिनमें से कालिदास थे, धन्वंतरी थे, आर्यभट्ट, वारामिहिर और चरक। और जो ठीक है, तो यही थे। और मुझे अभी नाम नहीं रिकॉल हो रहे हैं, आप लोग बताइएगा। कालिदास थे, धन्वंतरी थे, आर्यभट्ट, वारामिहिर, चरक। कालिदास जो थे वो कवि थे, कालिदास एक कवि थे। ठीक है, और धन्वंतरी चिकित्सक थे, आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, वारामिहिर खगोल शास्त्री थे, और चरक जो थे वो क्या थे? चिकित्सा से संबंधित थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी यात्री फायान आया। क्वेश्चन पूछता है चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया है, तो आपका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और चीनी यात्री वैनसांग आया था, वो हर्षवर्धन के काल में आया था। वैनसांग किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था वैनसांग किस लिए भारत आया था? वैनसांग भारत इसलिए आया था क्योंकि बौद्ध धर्म का अध्ययन करना चाहता था और नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण करना चाहता था, इसलिए वैनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, शूद्रक द्वारा लिखित रचना है। इसका आंसर है बृहत संहिता, देवी चंद्रगुप्त, सी है मृच्छकटिकम, डी है विक्रमांक देवचरित। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मृच्छकटिकम। शूद्रक द्वारा लिखित रचना है मृच्छकटिकम। बृहत संहिता किसकी रचना है? वो वाराहमिहिर की रचना है, जो कि खगोल शास्त्री थे, वाराहमिहिर। ठीक है, और देवी चंद्रगुप्तम ये विशाख दत्त की रचना है, विशाख दत्त। और विक्रमांक देवचरित ये विल्हड़ की रचना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की या शिफ्ट की? ऑप्शन है प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज, राजगृह। राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कन्नौज। प्रयाग में क्या होता था? कुंभ का आयोजन होता था, 5 वर्ष में होता था। हर्षवर्धन यहाँ आकर सब कुछ दान दे देता था। ठीक है, दिल्ली 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई। भारत की राजधानी क्या हुई थी? दिल्ली से, सॉरी कलकत्ता, 1910 में कलकत्ता राजधानी थी, 1911 में ये कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कर दी गई। भारत की राजधानी 1911 में दिल्ली हुई थी। राजगृह, यहाँ पर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अजात शत्रु के शासनकाल में, अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बुद्ध संगीत हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप अध्यक्ष थे। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने रचना की थी। ऑप्शन है हर्ष वृत्तांत, कामांजलि, रत्नावली, हर्षचरित, कादम्बरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। और थोड़ा बात कर लेते हैं हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन के जो नाटक थे वो 3 नाटक थे। प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन के नाटक थे। फर्स्ट है प्रियदर्शिका, सेकंड है रत्नावली, थर्ड है नागानंद। ये हर्षवर्धन के खुद के नाटक थे। ठीक है, एक प्रियदर्शिका इसमें होगा, प्रियदर्शिका। और बाणभट्ट ने रचना की थी तो हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। इसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या थी? पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी वातापी या बादामी, वातापी या बादामी इसकी राजधानी थी, ठीक है। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ लेता है। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। जो नरसिंह वर्मन कौन था? ये पल्लव वंश का सबसे प्रतापी राजा था, ठीक है। और जब नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था तो उसी के उपलक्ष्य में इसने विजय स्तंभ भी बनवाया था, ठीक है। और जो है नरसिंह वर्मन महाबलीपुरम नगर की स्थापना करता है और सप्त पगौड़ा या एकात्मक रथ का निर्माण भी नरसिंह वर्मन ने ही किया था, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो था इसका जो शासक था कृष्ण प्रथम ने एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था, कृष्ण प्रथम, ठीक है। और एलोरा गुफाएं हैं वो हिंदू, जैन और बौद्ध इससे रिलेटेड है, ठीक है। और जो अजंता गुफा है वो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जिसमें जातक कथा या प्रीवियस बर्थ ऑफ भगवान बुद्ध के बारे में बात कहते हैं, ठीक है। और एलोरा गुफाओं को यूनेस्को ने 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज की, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर जो है वो चंदेल वंश ने बनवाया था। चंदेल वंश ने खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था। और दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर और खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। और थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? वो कंबोडिया में है, जो कि विष्णु मंदिर है, ठीक है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? ये कंबोडिया में है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, कंबोडिया। अंकोर वाट मंदिर में कौन से भगवान स्थापित है? विष्णु भगवान, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी किसकी रचना है? पाणिनि, वात्स्यायन, चाणक्य, कल्हड़। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कल्हड़। राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बात की हुई है। कश्मीर का इतिहास, ठीक है। और जो पाणिनि है, पाणिनि की रचना कौन सी है? अष्टाध्यायी। और वात्स्यायन की रचना है वो कामसूत्र है, ठीक है, कामसूत्र है। चाणक्य की रचना तो आप लोग जानते हैं अर्थशास्त्र है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन की विशेषता थी। ऑप्शन ए साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता, ठीक है। ये चोल प्रशासन की विशेषता थी, ठीक है। और चोल प्रशासन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो चोल प्रशासन है वो इसके पास 9 सैनिक शक्ति सर्वाधिक थी। ये दक्षिण भारत में था, ठीक है। 9 सैनिक शक्ति अगर चोल वंश के पास सबसे ज़्यादा थी। और चोल वंश कहाँ था? दक्षिण भारत में ये था, ठीक है। और यहाँ इसके प्रशासन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर उत्तम ग्राम प्रशासन की व्यवस्था थी। और जो है मतलब राजराज प्रथम जो था वो वास्तविक संस्थापक था। कौन? राजराज प्रथम चोल वंश का वास्तविक संस्थापक था।
इसी ने संपूर्ण दक्षिण भारत को जीता था, ठीक है, राजराज प्रथम ने। और राजराज प्रथम ने ही राजराजेश्वर मंदिर, जिसे वृद्धेश्वर शिव मंदिर कहते हैं, का निर्माण करता भी राजराज प्रथम है, ठीक है। राजराजेश्वर मंदिर या वृद्धेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करता कौन है? राजराज प्रथम, जो कि चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था या संस्थापक था, ठीक है। वास्तविक संस्थापक राजराज प्रथम ही था। थोड़ी बात कर लेते हैं। तो चोल प्रशासन जो स्थानीय शासन हुआ करती थी, चोल प्रशासन में ही स्थानीय शासन हुआ करती थी। वर्तमान में पंचायती राज का सिद्धांत जो लिया गया है वो चोल प्रशासन से ही लिया गया है, ठीक है। और वृद्धेश्वर का शिव मंदिर है जिसने राजराज प्रथम ने बनवाया था, वो कहाँ है? तंजौर में है, तंजौर में। आप लोग मौखिक याद रखिएगा, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। और राजराज जो नटराज की शिव मूर्ति है, जो नाचती हुई नटराज की शिव मूर्ति है, वो चोल प्रशासन से या चोल वंश से ही संबंधित है। ये भी कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्मपाल। धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। और बात कर लेते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है, तक्षशिला विश्वविद्यालय ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है। नालंदा विश्वविद्यालय पटना या बिहार में है, ठीक है, पटना बिहार, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ी मैं जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर जो है, इसको नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, जहाँ पर मतलब नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। और यहाँ की जो लाइब्रेरी है वो 6 महीनों तक जली थी। नालंदा विश्वविद्यालय की कुछ खासियत थी, यहाँ पर फ्री शिक्षा दी जाती थी और विश्व के अलग अलग देशों से छात्र छात्राएँ पढ़ने के लिए आते थे। हर्षवर्धन के काल में नालंदा विश्वविद्यालय सर्वाधिक समृद्ध हुआ। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था और इसका ह्वेनसांग का उद्देश्य था बौद्ध धर्म को जानना। नालंदा विश्वविद्यालय में पहले पढ़ा था, उसके बाद में यहाँ पर आचार्य भी बन गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए, फिर उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? इसका ऑप्शन है 1014, 1024, 1027, 1023। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1024। 1024 में इसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ठीक है। गुजरात के काठियावाड़ जिले में समुद्र किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर था, ठीक है, वहाँ पर इसने लूटपाट की थी। गजनवी को भारतीय इतिहास में बुत किशन कहते हैं। गजनवी को क्या कहते हैं? बुत किशन। बुत किशन, इसका मतलब होता है मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? 1191, 1192, 1194, 1196। बताइए राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1192। 1192 में तराइन की द्वितीय लड़ाई हुई थी, जिसमें किसके किसके मध्य हुई थी? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी, जिसमें विजयी रहा था मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी विजयी रहा था, ठीक है। और मोहम्मद गौरी को ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंप कर वापस अपने गृह प्रांत की ओर चला जाता है और वहाँ रास्ते में कुछ विद्रोहियों द्वारा उसकी मौत कर दी जाती है। फिर भारत पर दिल्ली सल्तनत चलता है, ठीक है। सिर्फ 1192 की लड़ाई जो पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, वहीं से ही जो है मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। फिर दिल्ली सल्तनत चलता है, जिसमें पहला वंश होता है गुलाम वंश, पहला वंश होता है गुलाम वंश, दूसरा होता है खिलजी वंश, तीसरा तुगलक, फिर सैयद वंश आता है, फिर लोधी वंश आता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं ऑप्शन ए की 1191 में तराइन की फर्स्ट लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ाई थी, जिसमें
पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, मोहम्मद गौरी हार जाता है। लेकिन 1 साल बाद 1192 में फिर से तराइन की द्वितीय लड़ाई होती है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है, और यहाँ से ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कब था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन इसके देख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, हुमायूं। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहता था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी और बलबन के दरबार में, बलबन के भी दरबार में रहता था। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहते हैं? वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया, वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि इसने इसके शासनकाल में जो है जितने भी इसने डिसीजन लिए वो सब के सब बेकार हुए थे। ठीक है, इसीलिए इसे वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, और अमीर खुसरो ने जो है सितार का आविष्कार किया था, सितार का आविष्कार किया था इसने, वीणा को संशोधित किया था। वीणा और सितार किससे संबंधित है? अमीर खुसरो से। और इसे तोताए हिंद कहते हैं, तोताए हिंद कहते हैं। ठीक है, तोताए हिंद अमीर खुसरो को कहते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खिताब लिया था सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी का खिताब किसने लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसे द्वितीय सिकंदर भी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहते हैं? सेकंड सिकंदर या द्वितीय सिकंदर। ठीक है, और इसने अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा वर्ग के प्रभाव से स्वतंत्र होकर शासन करना स्टार्ट किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। इसका सेनापति कौन था? मलिक कफूर, मलिक कफूर। ठीक है, गुजरात विजय के दौरान 1000 दिनार में इसे खरीदा गया था, इसीलिए इसे मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं, इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना करते हैं। पद्मावत ग्रंथ की रचना कौन करते हैं? जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी से सन 1540 में। ठीक है, और दक्षिण भारत में विजय पताका फहराने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, हौज खास, सीरी फोर्ट का निर्माण की स्थापना की थी। सीरी फोर्ट की स्थापना करवाया था क्या है, या निर्माण करवाया था? ठीक है, या बनवाया था। ठीक है, और ये पहला अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने स्थायी सेना रखी थी। स्थायी सेना कौन रखने वाला शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का? वो अलाउद्दीन खिलजी था। इसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया, नगद वेतन देना शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े दागने व सैनिकों के लिए हुलिया प्रथा को शुरुआत किया अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े को दागने व हुलिया प्रथा को शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक राजस्व अधिकारी रहता था जिसे मुस्तखराज कहते थे। मुस्तखराज, ये राजस्व अधिकारी होता था। ठीक है, मुस्तखराज। और शेरशाह सूरी की बात करते हैं तो शेरशाह सूरी का मकबरा है जो बिहार के सासाराम में बना हुआ है, इनका टॉम। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का टंका व तांबे का जीतल का प्रचलन किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तांबे का टंका व तांबे का जीतल का प्रचलन शुरू किया था, और ये दिल्ली का प्रथम शासक सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसी ने ही इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। इक्ता व्यवस्था क्या होती थी? इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। इक्ता व्यवस्था होती क्या थी? ये सैनिक व गैर सैनिकों को नगद वेतन के बदले यहाँ पर भूमि दी जाती थी। सैनिक हो या गैर सैनिक हो, उनको नगद वेतन ना देकर भूमि दी जाती थी। इसी को इक्ता व्यवस्था कहते हैं या कहते थे। ये इल्तुतमिश के शासनकाल में चली थी। ठीक है, इसने 40 योग्य तुर्क सरदार के एक दल चहलगामी का गठन किया था। चहलगानी।
चहलगानी, इसमें 40 तुर्क सरदार थे, ठीक है, योग्य तुर्क सरदार थे। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहते हैं, गुंबद निर्माण का पिता कहते हैं इल्तुतमिश को, ठीक है, गुंबद निर्माण का पिता इल्तुतमिश को कहते हैं। कुतुब मीनार को बनवाकर इल्तुतमिश ने ही पूरा किया था, ठीक है, कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कुतुब मीनार को बनवाने में किन शासकों का हाथ था, तो उसमें 3 शासक थे, इल्तुतमिश ने बनवाकर पूरा किया, किया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। फिरोज शाह तुगलक ने भी इसकी मरम्मत करवाई थी। फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, ये थे तीन, ठीक है। ऑप्शन बात कर लेते हैं ऑप्शन ए की, बलबन। तो बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का शुरुआत किया, की नीति को अपनाया, खून का बदला खून, इसने कहा खून का बदला खून, लौह एवं रक्त की नीति, ठीक है। इसने चालीसा दल को नष्ट किया था और पारसी नववर्ष की शुरुआत की थी, ठीक है, पारसी नववर्ष और लौह एवं रक्त की नीति की शुरुआत बलबन ने की थी, ठीक है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये बेटी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह एवं रक्त की नीति या खून के बदले खून किसकी थी? अभी मैंने बताया ये किसकी थी, ऑप्शन सी, बलबन की थी, बलबन की थी, ठीक है। बलबन ने उत्सव नवरोज मनाना स्टार्ट किया था। इसने सिजदा एवं पाबोस, सिजदा और पाबोस, सिजदा और पाबोस की प्रथा स्टार्ट की थी। सिजदा का मतलब होता है सुल्तान के सामने सिर झुकाना, यहाँ पर सिर झुकाया जाता था सिजदा में, और पाबोस का मतलब होता था यहाँ पर पैर चूमे जाते थे। पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैर चूमना वो पाबोस के अंतर्गत आता था, ठीक है। और बलबन के वित्त विभाग का नाम था दीवाने बिजारत, जो वित्त विभाग थी वो था दीवाने बिजारत। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग सुन लीजिएगा, दीवाने बिजारत इसका वित्त विभाग था, ठीक है। और सैन्य विभाग दीवाने आरिज था, और अमीर खुसरो व अमीर हसन बलबन के ही दरबार में रहते थे। अभी बताया मैंने, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी और बलबन दोनों के दरबार में रहे थे, ठीक है। और बलबन ने जिले इलाही का तमगा लिया था, जिले इलाही मतलब खुदा का फरिश्ता है मानता था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने कोही नामक विभाग किसके लिए था? ऑप्शन है वित्त, सेकेंड है कृषि के विकास, सी है सैन्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि के विकास के लिए। दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही, जो कि कृषि के विकास के लिए संबंधित था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता आता है भारत, इब्न बतूता, ये मोरक्को यात्री था, किसके शासनकाल में आता है? मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है। और ये यहाँ पर आकर भारत में काजी का पद संभालता है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहते हैं? तुगलक को कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया कहते हैं, वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने अपने जीवन काल में 5 फैसले लिए, वो भी विफल हो गए थे, ठीक है। फर्स्ट इसका फैसला था दुआब में कर वृद्धि, जो कि विफल हुआ। सेकंड था इसका राजधानी का स्थानांतरण, दिल्ली से देवगिरी इसने राजधानी स्थानांतरण की थी, वो भी विफल हुआ। तीसरा इसका था सांकेतिक मुद्रा, वो भी असफल ही हुआ। चौथा था खुरासन का अभियान, वो भी विफल हुआ। पांचवा था कराची अभियान, जो कि असफल हुआ। इसीलिए इसे वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया कहते हैं। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही आया था, और इब्न बतूता ने रेहला पुस्तक की रचना की थी, या रेहला पुस्तक लिखी थी, ठीक है। रेहला पुस्तक किसकी थी? इब्न बतूता की। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। दीवाने कोही नामक विभाग किसके लिए था? कृषि के विकास के लिए। दीवाने कोही से संबंधित है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल का अकबर किसे कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल का अकबर कहते हैं, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में जान लेते हैं। इसने पेपरा व मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था, वो फिरोज शाह तुगलक ही था। इसने टैक्स लगाए थे, खराज, जकात, जजिया, खम्स नामक टैक्स लगाए थे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसने हिसार
फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, कोई कमेंट बॉक्स में बताइए फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है। फिरोजाबाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फतेहाबाद और फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला और जौनपुर, जौनपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला और जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, और नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माता भी फिरोज शाह तुगलक है। भारत में नहरों का सबसे ज़्यादा जो निर्माण करवाया वो फिरोज शाह तुगलक के उसमें जाता है। ठीक है, और दीवाने बंदगान, इसने एक दासों के लिए विभाग गठित किया था, दीवाने बंदगान। ठीक है, जिसमें इसके पास सर्वाधिक 1,80,000 गुलाम होते थे। ठीक है, 1,80,000 गुलाम थे। और दासों के लिए कौन सा विभाग था, दीवाने बंदगान। दीवाने खैरात कौन सा विभाग था इसका, दीवाने खैरात जो विभाग था ये, दीवाने खैरात, वो गरीब महिला व बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए इसने दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थी। इसका फिरोज शाह तुगलक का दरबारी कवि बरनी था। कौन था, बरनी। बरनी इसका दरबारी कवि था जिसने लिखी थी तारीख है फिरोज शाही वो फतवा ए जहांदरी। तारीख है फिरोज शाही, सॉरी, इसने लिखी थी तारीख है फिरोज शाही और फतवा ए जहांदरी। इसका दरबारी कब, बरनी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गजे सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किसने किया। ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गजे सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किसने किया था। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया था। सिकंदर लोदी ने 504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी, जहाँ पर ताजमहल स्थित है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। और गजे सिकंदरी क्या था, ये भूमि को नापने हेतु एक पैमाना था। ठीक है, ये सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। ठीक है, वो सिकंदर लोदी था। इब्राहिम लोदी की बात कर लेते हैं थोड़ा, तो ऑप्शन बी पे है इब्राहिम लोदी। तो इसे दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। और 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, पानीपत का प्रथम वार। ठीक है, 1526 ईस्वी में होता है। किसके बीच होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसमें बाबर विजयी रहता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। और यहीं से ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक भी होता है। और पानीपत की बात कर लेते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध आया तो पानीपत का सेकंड युद्ध की बात कर लेते हैं। पानीपत की सेकंड युद्ध की लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी में। किसके बीच में, अकबर और हेमू विक्रमादित्य जो कि हिंदू सम्राट था। ठीक है, अकबर की तरफ से बैरम खां लड़ रहे थे। अकबर का जो सेनापति बैरम खां था वो लड़ रहे थे, जिसमें बैरम खां या अकबर विजयी रहता है। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो 1761 में होता है, थर्ड वार ऑफ पानीपत। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठाओं के बीच में होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीतते हैं, मराठे हार जाते हैं। ठीक है, और शेरशाह सूरी की बात कर लेते हैं तो शेरशाह सूरी चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, जहाँ पर शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और बात कर लेते हैं देवराय सेकंड की। देवराय सेकंड जो संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, ये विजयनगर सर्वाधिक शक्तिशाली वो समृद्ध हुआ था वो देवराय सेकंड के ही शासनकाल में जो है सर्वाधिक शक्तिशाली वो समृद्ध हुआ था देवराय सेकंड। ये संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था। देवराय सेकंड को ही इंद्र का अवतार के रूप में भी देखते हैं, इंद्र के अवतार के रूप में माना जाता है इन्हें। ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो श्रीनाथ थे वो एक तेलुगु कवि थे, इन्होंने तेलुगु कवि थे। ठीक है, इन्होंने हर्ष विलासम की रचना की थी। ये जो है देवराय सेकंड के दरबार में था, हर्ष विलासम।
फिर आसम की रचना की थी, ठीक है। और तालीकोट का जो युद्ध होता है 1565 ईस्वी में, उसमें उसी युद्ध में विजयनगर का अंत हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूंनामा की रचना किसने की? इसका ऑप्शन है गुलबदन बेगम, हमीदा बानो, खफी खां, डी बैरम खां। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। और आईने अकबरी, थोड़ा बात एक्स्ट्रा नॉलेज की बात कर लेते हैं। आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की थी। आईने अकबरी, ठीक है। तुझके जहांगीरी जो है वो जहांगीर की आत्मकथा है, याद रखिएगा। तुझके जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है। और अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा भी इसकी कृति है, अबुल फजल की, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी आगरा, सी सिकंदरा, डी फतेहपुर सीकरी। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाज़ा, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था, जो कि कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है, जिसे हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं टॉम दिल्ली में है, हाजी बेगम ने बनवाया था। अकबर का टॉम कहाँ है? यह है सिकंदरा में, ठीक है। इसको जहांगीर ने बनवाया था। और जहांगीर का टॉम कहाँ है? सादरा या लाहौर में है, ठीक है। इसको नूरजहाँ ने बनवाया था, ठीक है। और थोड़ा बात कर लेते हैं शाहजहाँ की। तो शाहजहाँ ने आगरा में मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजमहल और रेड फोर्ट का निर्माण करवाया था। ये सारे के सारे आगरा में हैं, इसको शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी। इसके ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहाँ, हुमायूं, अकबर। इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी। जहांगीर की आत्मकथा क्या है? तुझके जहांगीरी। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस भारत आया था और इसने जो है जहांगीर से कंपनी के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन जहांगीर ने इस कैप्टन हॉकिंस को कंपनी के लिए, भारत में कंपनी खोलने के लिए अनुमति नहीं दी थी। फिर इसके दरबार में सर टॉमस रो भी आया था, इसको कंपनी खोलने की अनुमति जहांगीर ने दे दी थी, ठीक है। बात कर लेते हैं शाहजहाँ की। तो शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। इसने ताजमहल का निर्माण करवाया था आगरा में। ताजमहल का जो वास्तुकार था वो उस्ताद ईसा खां था, ठीक है। शाहजहाँ ने दीवाने आम, दीवाने खास का निर्माण भी करवाया है। और जहांगीर की एक बात कर लेते हैं, तो थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दी थी, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। और ये जस्टिस चैन भी रखता था, महल के बाहर जस्टिस चैन भी रहती थी, न्याय की जंजीर जिसे कहते हैं, ठीक है। और शाहजहाँ को द्वितीय स्वर्णकाल भी कहते हैं, ठीक है। और ये शाहजहाँ ने रेड फोर्ट बनवाया, वो कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में। शाहजहाँ ने रेड फोर्ट या लाल किले का निर्माण आगरा में करवाया था, ठीक है। अकबर की बात कर लेते हैं। तो अकबर 1556 में पानीपत का जो सेकंड युद्ध होता है उसमें अकबर और हेमू के बीच होता है, जिसमें अकबर विजयी रहता है, ठीक है। और इसने दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना करता है। इसी के शासनकाल में नवरत्न थे। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, वो कौन कौन थे? बीरबल, तानसेन, फैजी, टोडरमल क्या थे? राजस्व अधिकारी थे। और अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा, भगवान दास, ये 9 दरबारी नवरत्न अकबर के दरबार में थे। अकबर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करता है फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। और ये अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, जजिया टैक्स को इसने समाप्त किया था। हल्दी घाटी का